मीडियम से भी बहुत नीचे रहा है, आप ये कह सकते हैं। बेसिकली मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, एक सिवान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। तो फादर मेरे कोई जॉब वगैरह करते नहीं हैं, तो बेसिकली अपना एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं गाँव में। और ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कुछ लड़कों को जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगर पॉसिबल हो ना तो आप शॉर्ट हैंड को एकदम साथ में लेके चलें, उसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी। क्योंकि आप ये नहीं मान के चलिए कि मैं पहले प्री करूँगा, फिर शॉर्ट हैंड की तैयारी स्टार्ट करूँगा, फिर मैं क्लियर कर लूँगा। क्योंकि ये मेरे साथ आप सभी का दिल से एक्सपीरियंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संतोष भाई। इन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम क्रैक करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब हासिल की है। तो संतोष भाई, सबसे पहले आपका वेलकम और थैंक यू, धन्यवाद आप हमारे से जुड़ पाए हैं आज। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं संतोष और मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में 502 रैंक आई है और मुझे एमईए ग्रेड डी में सिलेक्शन मिला है इस साल। जी, एमए ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन हुआ है। जी। तो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपको आगे भी टॉपर्स की टॉप स्ट्रैटेजी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बात और आपसे कहनी है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ से मिलेगी और जो जर्नी संतोष भाई की देखने को मिलेगी और उनकी जो स्ट्रगल रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट आपको पता चलेंगी। तो संतोष भाई, आपने जो 10th और 12th की है वो किस मीडियम से की है? हिंदी मीडियम से हाँ, या फिर इंग्लिश मीडियम से? नहीं 10th और 12th का मेरा हिंदी मीडियम ही रहा है। बेसिकली मेरी सारी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह सब हिंदी मीडियम से ही है। अच्छा, सारा आपका हिंदी मीडियम से ही है। तो जैसा कि हाँ, अक्सर देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी रहते हैं वो थोड़ा इंग्लिश में उनका रहता है। तो हाँ, क्या आपके होता साथ भी ये है। था? बहुत था मेरे साथ, मैं आगे बताऊँगा कहानी आपको कैसे मेरे साथ दिक्कतें थी और मैंने कैसे इसको ओवरकम किया। है बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी है इसकी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बिल्कुल हाँ, जानेंगे। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है? हाँ, कैसा है? मतलब मीडियम से भी बहुत नीचे रहा है, आप ये कह सकते हैं। बेसिकली मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, एक सिवान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। तो फादर मेरे कोई जॉब वगैरह करते नहीं हैं, तो बेसिकली अपना एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं गाँव में। और खेती-वेती होती है जो हमारे, वही सब है, सोर्स ऑफ इनकम जो भी है। तो यही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ज़्यादातर मुझे मिल नहीं अच्छा पाया आप ना जो भी हेल्प है ना, तो जी। वही है जो है। मतलब बहुत ही आप बिलो एवरेज बोल सकते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो भी है ना स्टेटस, सब मुझ पे सही बैठता है। अच्छा, आप मतलब एक फार्मर, आपके जो हाँ, फादर हैं वो फार्मर हैं और हुँ, ऑटो रिक्शा भी चलाते हैं गाँव में। हाँ, तो आपकी तो जर्नी मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत रहा होगा, बिल्कुल। हाँ, आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप वैसे स्टूडेंट जो रहे हैं वो किस टाइप के, मतलब एक टॉपर होते हैं, एक थोड़े मीडियम होते हैं, एक बिलो एवरेज होते हैं, आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ में? मीडियम ही रहा हूँ मैं। अगर आप बात करें, अगर मैं मिडिल स्कूल से ही बात करते हैं, तो मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल, मतलब एक मीडियम से भी कम छात्र रहा हूँ। उतना भी मुझे कोई ना ही कभी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डिवीज़न तो आया था मेरा मैट्रिक में। लेकिन जो एक प्रॉपर नॉलेज होती है, जो बुक्स की और जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, वो मेरे पास नहीं थी। क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत कम करता था। लेकिन हाँ, ये है कि एग्ज़ाम वगैरह जब आते थे, थोड़ा सीरियस होके मैं पढ़ा पढ़ा करता था, तो उससे मुझे मार्क्स का बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता था एग्ज़ाम्स में। लेकिन अगर बोला जाए कैसा स्टूडेंट था, तो मीडियम ही था, एवरेज। अच्छा, मीडियम और एक मतलब एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं आप उन्हीं हाँ, में रहे हैं। हाँ, तो वैसे आपके 10th में और 12th में मतलब बता सकते हैं आप मार्क्स हाँ, जो है वो शेयर कर ज़रूर। सकते हैं अगर आप 10th कंफर्टेबल हैं तो? 10th में मेरा आया था 61.6 समथिंग परसेंट और 12th में था मेरा 49%। आप देखें कैसे 12th में गिरा है मेरा मार्क्स। 49%। हाँ, 12th में आते थे कैसे डाउन हुआ है। तो बिल्कुल 49% आपके 12th में थे, फिर भी आपने एक बहुत ही एमईए में जॉब हासिल की है। और तो आपके इंग्लिश में मतलब स्कूल टाइम में वैसे आपकी इंग्लिश थोड़ी रही होगी हाँ, वीक, इस या सही थी इंग्लिश? इंग्लिश मेरी, मतलब कि अगर आप देखें, ऑब्वियसली क्या होता है ना, हमारे तरफ बिहार की जो मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे जब तक कोई बंदा अगर किसी जनरल एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करता है, मतलब कोई जनरल पेपर दिया नहीं है अभी तक कॉम्पिटिशन का, तो उसको लगता है कि हाँ, मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है, मुझे आती है। लेकिन जिस दिन वो बैठता है ना, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, जो तैयारी करने ही बैठता है पहले, एग्ज़ाम देना दूर की बात है, तो उसको पता चलता है कि मेरी कहाँ पे है, मेरी सारी जो उसको मिलती हैं चीज़ें, तो उस वो देखता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं है यार, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। प्लस इतने भी डीप पढ़ना पड़ता है इस चीज़ को।
उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही वीक थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ना पढ़ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, अच्छा। यही था। हुँ, लेकिन मेरा अच्छा, मतलब इंटरेस्ट जब था आपने इंग्लिश में। कम इंटरेस्ट इंग्लिश में था हाँ, आपका, हाँ। बट जब आपने इस फ़ील्ड में जैसे एसएससी की आपने प्रिपरेशन की, तो उसके हुँ, बाद आपको पता चला कि आपकी इंग्लिश थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। इसका हाँ, मुझे स्टेटस अपना पता चला उस टाइम पे। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? चीज़ें क्या है ना कि मेरी लाइफ़ में कभी जो भी एजुकेशनल मेरी वो जर्नी रही है, कभी सीक्वेंस में नहीं चला है। मतलब कि मैं मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर छोड़ा, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर छोड़ा। ऐसे करते-करते तो मैं तो 12th कर लिया था 14 में, लेकिन मैं उसके बाद 4 साल गैप कर दिया। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो 2018 में मैंने यहीं दिल्ली में एसओएल है जो ओपन लर्निंग कराता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है जी, एफ़िलिएटेड। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो फिर मैंने ओपन एडमिशन लिया, फिर उसको मेरा 21 में जाके वो क्लियर हुआ। बीए से मैंने किया है ग्रेजुएशन। अच्छा, मतलब आपने 12th के बाद एक 4 साल का एक गैप जो है, वो किया हुँ, और उसके बाद 2018 में आपने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी। जी। तो ये और बहुत यही ही वो साल था एक और यही रोचक वो सी साल बात है कि था जो 2018 ही साल था, जो मैंने फर्स्ट टाइम एसएससी का नाम सुना था। मैं कहाँ सुना था, मैं बताऊँगा आपको कहाँ सुना था। जी, बिल्कुल बताइएगा। जी। तो 2018 में आपने दोबारा स्टार्ट की जो पढ़ाई, हुँ, हुँ। उससे पहले आप मतलब बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके थे, मतलब इससे अलग ही हो चुके थे। हाँ, अच्छा, बिल्कुल पढ़ाई से मतलब आपका ज़्यादा वो रहा नहीं था। फिर आपने दोबारा 2018 में स्टार्ट की और 2021 में आपने ग्रेजुएशन पूरी की। जी। तो आपका जैसे जो मन था वो स्टार्टिंग में मतलब एसएससी में आप कैसे आए? एसएससी में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है या फिर आपने किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हो, वो मतलब सोचा कब था आपने ये बात? अब देखिए मैं आपको थोड़ा शुरू से बताता हूँ। इससे पहले थोड़ा मैं फ्लैशबैक में आपको ले जाऊँगा। कैसे मैंने जी, स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है कि 2012 में जब मैंने 10th किया ना, तो हमारे बिहार में क्या है कि 16, 17 से 18 साल का जब लड़का होता है ना, अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे बिहार के तो आपको पता होगा, कुछ न किसी ने ज़रूर बताया होगा। तो उनको एक नज़रिए जी। से देखा जाता है कि हाँ, अब तुम कमाने के लायक हो चुके हो और अब तुमको कमाना चाहिए पैसा, ठीक है? तो और ये तो तैयारी एसएससी की जो ये सारी जॉब्स हैं, तो ये त इसकी तैयारी करने की तो दूर की बात है, कोई सोचता भी नहीं है। मतलब कि बहुत ही कम लोग हमारे तरफ जो तैयारी करते हैं, वो एसएससी की जो जीडी लेवल की जो तैयारी होती है, जनरल ड्यूटी जो होती है ना फोर्सेज़ में, उनकी तैयारियाँ ज़्यादा लड़के करते हैं, एयर फोर्स, नेवी में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इस सेक्टर में बहुत कम आते हैं। स्टेनो, सीजीएल मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ही कम। तो वैसे ही सेम मैं भी वहीं से बिलॉन्ग करता हूँ, तो 12th में मेरे ऊपर भी ऐसा मुझे फ़ील होने लगा कि अब चलना निकलना चाहिए कहीं बाहर, पैसे-वैसे कमाने के लिए। तो मैं 12th में ही निकल गया था, 10th का एग्ज़ाम देके फर्स्ट टाइम मैं कहीं गया था, दिल्ली आया था। तो इधर आके कुछ 2-3 महीने जॉब किए, फिर गाँव गया, फिर आया, फिर गाँव गया, ऐसे करके फिर 12th में एडमिशन भी ले लिया अपना। जी, बताओ। हाँ, तो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था उस बीच तो एक्चुअली जो मैं 2012 में आया था दिल्ली, जब फ़ील होने लगा कि कुछ कमाया-वमाया जाए, तो जब मैं यहाँ पे आता था, तो फिर लगता था कि पढ़ाई कर लिया जाए यार, खुद से ही कमा के किया जाए, किया जाए। फिर मैं गाँव चला जाता था, फिर वहाँ जाके लगता था कि नहीं, कमाने पड़ेंगे पैसे कुछ तो, फिर इधर आ जाता था। लेकिन मैंने एडमिशन करा लिया था 12th में और एग्ज़ाम देने बराबर पहुँचता था मैं, जैसे कि 1 साल जब अपने 12th में कराएँगे ना एडमिशन, तो 1 साल के बाद होता है, फिर फाइनल होता है 2 साल के बाद। तो मैं उस टाइम पे भी आया, फिर मैं दिल्ली से ही गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो 49% मैंने सिक्योर किए थे उस टाइम पे। पढ़ते रहता था जब भी टाइम मिले 1 घंटे, 2 घंटे वैसे ही, वरना ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मैंने, एग्ज़ाम के पहले ही थोड़ा देर थोड़े कुछ महीने 1 मंथ मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसी जर्नी रही है फिर 14 में जब मैंने किया ना। अच्छा, आपने जो 12th की थी वो बिहार में ही एडमिशन ले रखा था। हाँ, बिहार बोर्ड है, 10th 12th सब है, बिहार बोर्ड। तो 14 में करने के बाद फिर मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि अब मुझे बीए ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करनी, अब मुझे ऐसे किसी कंपनी में कोई काम सीख के इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, प्लम्बर जो भी चीज़ है, सीख के और ऐसे काम करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है जितना भी बढ़ सके। तो ऐसे में घूमता था फिर, किसी फ्रेंड के यहाँ बैंगलोर गया, किसी फ्रेंड के यहाँ अहमदाबाद जा रहे हैं, कहीं पंजाब जा रहे हैं, धागा मिल में ऐसे कर रहे हैं काम। तो कोई कहीं भी चीज़ें जच नहीं रही थी, फिर 1-1, 2-2 महीने कर के फिर आ जाते थे। दिल्ली में होटल इंडस्ट्री में कुछ साल तक काम किया, 1-2 साल। तब मेरी फ्लाइट हुई थी ओमान में 1 साल रहने के बाद 17 में यहाँ पे दिल्ली आ गया। तो ऐसे ही फरवरी समथिंग आया था 17 में, फिर मैं 6-7 महीने कुछ नहीं किया। अपने यहीं पे सिस्टर के घर पे रहता था, यहीं पे दिल्ली में। कहीं जाता-वाता था नहीं, क्योंकि पैसे नहीं, जब मैं यहाँ पे आया तो पैसे-वैसे बचे नहीं थे मेरे पास। सैलरी भी वहाँ बहुत कम मिलती थी। फिर ऐसे ही अपने ख्वाबों में डूबे रहते थे, क्या करें, क्या ना करें? उस टाइम पे आपको पता ही है बहुत कन्फ्यूज़न रहती है उस उम्र में।
कोई होता नहीं बिल्कुल, है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। आप दिन-रात यही सोचेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कहाँ अपना टाइम देना चाहिए, कहाँ मेहनत करनी चाहिए, आपको खुद ही नहीं पता है। तो आप तो काम पे करोगे और सक्सेस मिलेगी वो तो दूर की बात होती है। तो मेरे एक रिलेटिव काम करते थे, आपको आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री जो होती है ना दिल्ली में, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी कुछ लोगों को हायर किया जाता है, 6 महीने, साल जी, भर के लिए काम करने के लिए एमटीएस पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे ऐसे करके। तो मेरे एक रिलेटिव भी उसमें काम करते थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। तो अक्टूबर के समथिंग उनके रेफरेंस से मैं भी वहाँ पे एज़ एमटीएस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगा था जाके, शहरी विकास अच्छा 20 मंत्रालय। से 2017 में, हाँ, अक्टूबर में। 2017 में, दो हाँ, अक्टूबर में। अक्टूबर में। तो उनके रेफरेंस से लगा था। तो मेरी पोस्टिंग मिली थी एक अंडर सेक्रेटरी के अंडर। तो वहाँ से मतलब मैं तो जॉब करने ही गया था। अपना इधर से आया था, 1 डेढ़ साल बैठा था। जो भी जॉब मिली उसमें करना ही था तो किया जाके। तो मुझे उस टाइम तक मैंने एसएससी का नाम भी नहीं सुना था कि एसएससी में ऐसे भी जॉब्स होते हैं। मतलब कि एक्सेप्ट दैट के जो फोर्सेज़ के में जाते हैं लोग जनरल ड्यूटीज़ में, उनको जो मैं वही समझता था कि एसएससी का मतलब वही होता है और ऐसे में तो सुना भी नहीं था सीजीएल, स्टेनो, एलडीसी ये सब नहीं। तो मैं वहाँ पे गया फिर कुछ टाइम वहाँ पे बिताया तो फिर मैंने नोटिस किया कुछ लोगों को कि यार इनकी लाइफ़ तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? तो मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ हैं, जो मेरी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आप मान सकते हैं उनसे मिलना। मैं अच्छा, उनका नाम भी लेना चाहूँगा, वैभव धवन उनका नाम है, जी, ठीक है? तो मतलब वो मेरे लिए एक गुरु हैं, गुरु ही हैं मेरे। तो जब उन्होंने मुझे बताया एसएससी के बारे में, देख ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एसएससी एग्ज़ाम्स लेती है, सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो स्टाफ अपना भेजती है एग्ज़ाम लेके, सीजीएल होता है, फिर एमटीएस होता है, फिर स्टेनो होता है। तो ये पोस्ट आती हैं इसमें वैकेंसी में। तो जब मैंने पोस्ट की लिस्ट देखी तो मुझे सीबीआई बहुत अच्छा लगा और बचपन से सुनते भी थे। आपको तो पता ही है कि थोड़ा एक रोमांचक तौर का होता है वो। जी, बिल्कुल तो होता है। तो फिर मैंने पूछा सर से, "सर मैं भी क्या कर सकता हूँ?" तो उन्होंने कहा कि, "बिल्कुल कर सकता है, कर ले स्टार्ट।" तो फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई स्टार्टिंग से। पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी, ठीक है? तो मैथ्स के लिए उन्होंने बताया। एक दिन उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया तो उनको पता चला कि मेरा मैथ्स किस पाताल लोक में गया है, जो अच्छा, निकलने से भी नहीं निकलेगा, ठीक है? तो इवन 3x - 2x मैं 1x बोलता था जबकि उसको सिर्फ़ x बोल के भी काम चल सकता है। तो ऐसी ही हालत थी मेरी मैथ्स में, बहुत ही वीक है मेरा मैथ्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर ठीक है, तू वो कर ले एनसीईआरटीज़ की बुक्स मैंने 6 से 10th तक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अपना मैथ्स बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो रात-रात मैं पूरा-पूरा अच्छा। पेज सॉल्व कर रहा था मैथ्स का। तो एक और उन्होंने मैं मतलब ऐसे आपको उस टाइम पे मतलब सीजीएल के लिए जाने के लिए कहा हाँ, था कि आप सीजीएल की हुँ। प्रिपरेशन करें। हाँ, सीजीएल के लिए उन्होंने बोला कि स्टार्ट कर लो और साइड से उन्होंने ही मुझे बताया कि वो ग्रेजुएशन पे होता है, तो तुम ग्रेजुएशन में भी अपना एडमिशन करा लो और साथ ही इधर से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है? जी, तो मैं तो दिन भर वहाँ पे जॉब भी करता था, प्लस अपना नौकरी भी वहाँ पे बचानी होती थी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फिर क्या पता बहुत मुश्किल होता है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना वहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बचाना है, तो ये सब चीज़ का अलग टेंशन रहता था और सैलरी आपको कमाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में आपको रहने के लिए आपको अपनी लिविंग्स देखनी पड़ेगी खुद से ही, बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने स्टार्ट तो करा, रात-रात भर मैं एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करता था मैथ्स का। तो मैंने बहुत किया, फिर मैंने उनसे एक दिन बोला कि सर ये मुझे लगता है कि मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी। एक और सर है राम प्रवेश मिश्रा सर उस वहाँ पे थे वो, तो उनके थ्रू मुझे पता चला, उन्होंने बहुत मुझे वो किया है, हेल्प की है, दिशा निर्देशन के मामले में। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्टेनो करके एक एग्ज़ाम लेती है, स्टेनोग्राफर करके एसएससी लेती है। उनको पता था कि मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत रुचि है, तो उन्होंने मुझे बताया उसका सिलेबस बताया कि 100 नंबर का इंग्लिश आता है, 50 का रीजनिंग आता है, 50 का जीएस आता है और साइड से आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे कान में शॉर्ट हैंड गया था। जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये आपने क्या है? पहली बार शॉर्ट हैंड एक जो वर्ड है वो आपने पहली बार सुना था। हाँ, 6 महीने सीजीएल के लिए तैयारी करने के बाद 6 महीने मुझे लगे थे एनसीईआरटी को खत्म करने के लिए। तो मन नहीं होता था ना कि ऐसा लगता था कि मैं कितना नीचे हूँ, कैसे करूँगा वहाँ तक? तो लेकिन ये उन्होंने मुझे एक बहुत ये आपकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा और ये हुँ, बहुत ज़रूरी भी है कि अगर हम हुँ, अपने आप को ही पहचान पाते हैं। आपने अपने आप को हुँ, पहचाना कि मतलब मैथ में आप उस लेवल तक नहीं जा पा रहे थे जैसे आप हुँ, जिससे आप सिलेक्शन ले पाएँ सीजीएल में। हुँ, तो आपने हुँ, अपने आप को पहचान के फिर चेंज करना है कि एक्सेप्ट करना कि मैं मैथ नहीं कर हुँ, पाऊँगा, मैं चेंज कर रहा हूँ। ये एक बहुत ब सच में बहुत बड़ी बात वाक़ई में। और उस लेवल पे जिसमें जहाँ पे आप आपके पास ना टाइम है, ना पैसा है,
कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको जो चीज़ आपको 1 घंटा में कहीं मेहनत कर रहे हैं ना आप, तो वो सही वे में होनी चाहिए, आप रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसमें मैंने सुना कि एक हिंदी मीडियम होता है, एक इंग्लिश मीडियम होता है जो स्किल होता है। जी, तो मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम से ही मैंने कुछ दिन 1 महीने तक सीखा था हिंदी वाला, लेकिन फिर मैं ऑटोमैटिकली इस पे इंटरेस्ट मेरा आ गया कि नहीं इंग्लिश ही करूँगा। अब समस्या ये खड़ी हुई मेरे सामने कि अगर इंग्लिश 100 नंबर का है, तो फिर जो पहले एसो सर थे, फिर मैंने उन्होंने इनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश में तुमको तो बहुत टॉप नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि सिक्योर कर सकते हो अच्छा खासा नंबर इंग्लिश में लाके, और कट ऑफ अच्छी खासी अपना वो कर सकते हो, टॉप के आसपास ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो फिर मैंने सिर्फ अपना 100% फोकस इंग्लिश और रीजनिंग पे कर दिया उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे एक बुक लाया था, उस टाइम पे मैंने कोचिंग नहीं पकड़ी थी, ये साल चल रहा था 2019 का। ठीक है, 2019 का। 2019 का, हाँ 2019 का चल रहा था, आई थिंक हो गया था ये, अब सितंबर अक्टूबर चल रहा था जब मैंने सुना था। तो मैंने इंग्लिश के लिए सोचा कि इसको करते हैं बढ़िया से। तो सर ने जब वो सर ने जब एसओ सर ने जब मेरा इंग्लिश देखा, तो उन्होंने कहा कि अब फिर से तुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, तो मैंने ऐसे सर पे अच्छा, हाथ पकड़ लेता था कि यार मुझे कुछ तो पता होगा, हैं, कुछ तो पता होगा। लेकिन पूछते थे उन्होंने, वो चीज़ें पूछते थे, इवन बोलते थे कि चल इसमें वॉइस आता है तो तू ये नॉर्मल सा वॉइस बता दे, फिर मैं तुझे बोल दूंगा तुझे आता है, और तुझे फिर यहाँ से बुक्स ले ले, मैं बता दूंगा, वहां से कर लें तैयारी। तो मैं गलत बता देता था, फिर वो कहते कि नहीं तुझे वॉइस पढ़ने की भी जरूरत है। और कोई बंदा जिसका टेंस ही क्लियर ना होना, तो वॉइस और नरेशन वो सोच ही नहीं सकता बिल्कुल। कि कोई उसे सही से सॉल्व होगा। फिर आते हैं वॉइस पे, ठीक है तो वॉइस करते हैं। अब वॉइस पे आए तो नहीं, अब तुमको टेंस भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो मैंने कहा ना कि अब मैं जीरो से ही स्टार्ट करूंगा, कोई भी मुझे संदेह नहीं चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। अब देखिए इसका एक अलग किस्सा है, टेंस मैंने कैसे स्टार्ट पढ़ना शुरू किया। जी, बिल्कुल बताइए आप। उन्होंने अपने जिस गुरु से पढ़ा था ना, जब वो सीजीएल आई थिंक 14-15 बैच के सीजीएल हैं, 15 के, उससे पहले भी उन्होंने 2-3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो उन्होंने जिस गुरु से अपने पढ़ा था टेंस और वॉइस नरेशन, उन्होंने उस कॉपी की वो बना रखी थी, नोट्स बना रखे थे नोट्स कॉपी बना पे। रखे हैं। हाँ, तो वो आते थे अपने डेस्क पे काम करते थे, अपना नोट्स लेके आते थे, और वो, ठीक है, और वो सॉरी थोड़ा हिलेगा तो सॉरी सॉरी। कोई तो नहीं, वो कोई नहीं। अपना वो अपना लंच करते थे, और मैं उनके बगल वाले डेस्क पे बैठ जाता था। वो मुझे बताते थे टेंस का, उन्होंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया। उन्होंने पहले बताया कि देख ऐसी चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में बिठा ले। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से उन्होंने मुझे स्टार्ट किया, वो ट्रांसलेशन देते थे मुझे, 20-20 सेंटेंसेस हिंदी में लिख देते थे, पहले बता देते थे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर मैं उसको नेक्स्ट डे मैं उसको ट्रांसलेशन करके लाता था ऑफिस में, और जब वो लंच करते थे तो उनके पास बैठ के मैं उनको दिखाता था, फिर वो उसको सही करते थे, जो गलत होता था उसको गलत करते थे। तो ऐसे करके मेरा टेंस का, फिर वॉइस का, फिर नरेशन का, ऑफिस में जब उनको टाइम होता था बोलते थे अभी फ्री नहीं हूँ, वो जब फ्री होते थे तो उस टाइम पे जाता था, पहुंचता था मैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैंने कम से कम, एक रुचि थी तो बहुत जल्दी मैंने उसको कंप्लीट करा, और सारा स्ट्रक्चर मैंने अपने माइंड में पूरा एज इट इज बिठा लिया था। तो आगे चल के, क्योंकि अभी तक मुझे वो सारा स्ट्रक्चर अभी भी याद है, उसका उसको 4-5 साल हो गए लेकिन अभी वैसे ही याद है जैसे मैंने पढ़ा था उनसे। तो बहुत ईजी वे में उन्होंने मुझे वॉइस नरेशन एंड टेंस एकदम छाप दिया था दिमाग में। ठीक है, उसके बाद अब आती है कि अब मेन स्ट्रीम में आ जाओ तैयारी के, क्योंकि बहुत कम टाइम में भी तैयारी करना चाहिए एसएससी का, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तो बहुत लेट कर दी। तो उन्होंने फिर मुझे बुक्स बताई इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप 100 नंबर की इंग्लिश में आपको जितना मर्जी आप सिक्योर कर सको उसमें, वही चीज़ है जो भी आप कह सकते हो जॉब अच्छा, लेने के इस लिए। टाइम पे जो आप जो टारगेट कर रहे थे, वो 2020 का एग्ज़ाम कर रहे होंगे, 2020 वाला। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जब मैंने स्टेनो का वो नहीं बताया था फर्स्ट टाइम सुना था, उस टाइम पे 2019 के फॉर्म का टाइम निकल चुका था। जी। ठीक है, तो उसी बीच मैंने तैयारी करते टाइम पे ही बीच में आया था, तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया 2020 वाला। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बुक्स सजेस्ट किया, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर फॉर ग्रामर। तो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर मैं पढ़ते रहता था, और उन्होंने मुझे बताई थी कि तुझे 3 चीज़ करनी है। एक मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ना है डेली, और कैसे उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक है ना, उसके लिए अगर आप बढ़िया से उसको पढ़ गए, तो ग्रामर आपका 90-95% मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एडवांस कई चीज़ें और आप एक्सप्लोर भी करते हो, जब चीज़ें पढ़ोगे ना, तो खुद से भी एक्सप्लोर करता है कैंडिडेट। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैं उसको, आप चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ उसको कैसे करना चाहिए एज पर माई जी, ओपिनियन। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो एक स्ट्रैटेजी जैसे कि, आपने कैसे किया, वो बिल्कुल बताएँ। हाँ, तो उन्होंने ही जो मतलब मैंने अब उनको 100 अपना 100% दे दिया था, खुद को डिवोट कर दिया था।
और जो-जो वो कहते गए, वैसे-वैसे मैं करता गया। क्योंकि मेरे पास मैं किसकी सुनता, किसकी बात मानता? क्योंकि आपको पता है आजकल की दुनिया में कोई तो बताने वाला ही नहीं होता है आपको सही चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं मानता गया, फिर उन्होंने 3 चीज़ें मुझे बोली थी कि इंग्लिश अगर तुमको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो। एक मतलब एसएससी के लिए, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर और एक बुक आती है नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड ईज़ी, वर्ड पावर मेड इजी। मेड ईज़ी, वो और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर समझ में ना आए तब भी। आपने 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी आपको करते रहना है। ऐसे करते थे, ठीक है? जी। मैं कहता था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? कुछ भी, ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, हैं? लेकिन कह रहे फिर भी करते रहना है, साइड से ये 2 बुक्स करनी है, फिर उसको भी करना है, फिर सर्च करना है वर्ड जो समझ में नहीं है, ऐसे करते-करते मैंने कहा ठीक है करते हैं। करते मैंने खुद को फ़ील किया कि हाँ, प्रोग्रेस कुछ हो रहा है। तो उसका एक तरीका है जो मैं मिरर और कॉमन एरर को बता रहा था कि उसका एक आर्टिकल चैप्टर से स्टार्ट है, आर्टिकल चैप्टर से उसका बुक स्टार्ट है। तो जो जी। चीज़ें रूल्स बता दिए गए हैं, आप उस रूल्स को बहुत ही ध्यान से मेटिकुलसली आप पढ़ो उसको, समझो। एक बार में कोई भी बुक्स याद नहीं होती, ना आपको फ़ायदा देगी कोई भी, ठीक है? आप फ़ायदा अगर देखोगे तो, ऐसा होता है। तो मैं वो आपको रूल्स पढ़ना है, फिर उसी रूल्स के उसी चैप्टर से रिलेटेड ना 50 क्वेश्चन देता है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। आपने वो बुक देखी होगी, तो आपको पता होगा, जी, देखिए। ठीक है? तो वो 50 क्वेश्चन्स आपको करने हैं डेली, मतलब डेली का टारगेट है उस बुक का। और वो 50 क्वेश्चन्स के जो एक्सप्लेनेशंस हैं पीछे उससे पीछे, वो एक्सप्लेनेशन भी बार-बार देखना है आपको। तो ये जो तरीका था ना, ये जो तरीका था, मैंने 2 बार 3 बार मैंने करा ना उस बुक को 3-4 बार, तो एकदम से जब भी कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता था ना, तो यहाँ पे होता था कि ये इस पेज पे, इस कोने में, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूल, ठीक है? आगे चल के अच्छा, मेरे आपने साथ जब ऐसे है। 2-3 बार उसे मतलब पूरा बुक को बना लिया हाँ, था, पूरा कर लिया था, उसके बाद आपको हाँ, मतलब क्वेश्चन्स भी याद हो गए थे? याद हो गए। इवन वो रूल्स भी याद हो गए कि ये रूल्स यहाँ पे, इस सेंटेंस के साथ, इस साइड पे, इस जगह पे लिखा गया है। ठीक है? जैसे नहीं होता है कि कोई एक आपसे थोड़ा बाद में कोई लड़का स्टार्ट किया है, वो पूछता है कि हाँ भैया ये, तो जब हुँ, वो हुँ। बोलता था, तो हम लोग अच्छा हाँ, मैं पढ़ा था यहाँ पे था ये क्वेश्चन। जब मैं उसको बोलता हूँ, तो ऐसे हैं मेरे पास कुछ लड़के हैं, पूछते हैं तो अरे भैया को यार वो जगह भी याद है जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो मतलब कि तरीका है करने का उस बुक को, और सेम चीज़ है मैंने वर्ड परमिट जी के लिए भी किया, उसमें सेशन वाइज़ है, आपने देखा होगा उसको, पढ़ा है आपने ना? और एक काफ़ी इतनी मोटी हाँ, बुक है वो। मोटी बुक है। तो उसको एक सेशन में डेली करता था। जैसे-जैसे वो बुक बोलती थी मुझे करने के लिए, आपको पेंसिल लेना है, आपको इतना ज़ोर से उस वर्ड को बोलना है, आपको जी। उसको समझना है, फिर आपको जहाँ पे लिखा है यस, नो करना है, फिर उसकी स्पेलिंग लिखनी है। हर चीज़ वैसे ही पागल जैसे-जैसे बोलती थी ना, मैं वैसे करता था। उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी है कैसे भी, बस यही था, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरा पढ़ने में। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें एक्युमुलेट होती गई मेरे माइंड में। जब एक्युमुलेशन हुआ ना अच्छा खासा, तब अंदर से एक आवाज़ है कि हाँ, अब स्टोर हो रही है चीज़ें। कुछ क्वेश्चन्स मैं करने लग रहा था और कुछ क्वेश्चन मेरे से समझ में ही नहीं आते थे। तब मिरर ऑफ कॉमन एरर के एकदम जब 13 चैप्टर्स उसके खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि मुझे वॉइस नरेशन करना नहीं था, बहुत हल्का-फुल्का दिखता था। तो उसके 13 चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें 400-500 एक्सरसाइज़ेज़ तक 5-5 क्वेश्चन के, 10-10 क्वेश्चन के एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसमें बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, एसएससी के हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं उनको डेली, सर ने फिर बोला कि उसको 5 एक्सरसाइज़ेज़ को डेली करना है और उन सबकी एक्सप्लेनेशन देखना है। और उसी बीच फिर से स्टार्ट होता था आर्टिकल से चैप्टर्स, रूल्स पढ़ना। फिर इधर मेड फॉर ईज़ी खत्म होती थी, फिर दोबारा स्टार्टिंग होती थी और वर्ड फॉर मेड ईज़ी के लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। आपने उसको लास्ट में जब देखेंगे ना, और तो लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उसको करता था और इधर न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहा था। तो धीरे-धीरे चीज़ें स्टार्ट, मतलब यूँ कह लीजिए कि इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग होने लगी थी अब, क्योंकि वॉइस नरेशन मेरे पहले से वो क्लियर था दिमाग में। तो आपको पता है कि तरह-तरह सेक्शन से क्वेश्चन्स आते हैं इंग्लिश में, वॉइस आता है, नरेशन आता है, ग्रामर आता है। फिर मैंने स्टार्ट किया इडियम्स, फिर मैंने स्टार्ट किया कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन्स करना स्टार्ट किए। फिर आगे जब ये बुक मैंने कर ली, तो फिर सर ने बताया कि, और साथ-साथ मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस खुद से यूट्यूब वगैरह से देख के करता था, चैनल से। रीजनिंग के लिए मैं खुद से देखता था वीडियोज़, एक प्लेलिस्ट उठाई एक टीचर की किसी की, और उसके सारे वीडियो देखे, नोट्स बनाए। फिर किरण की बुक ऐसा मैंने उस कोई टाइम पे, पर्टिकुलर टीचर जिसकी आप देखते होंगे या फिर कोई भी मतलब किसी कोई की भी, प्लेलिस्ट? जैसे कि ये चैप्टर का मुझे इस टीचर से नहीं समझ में आ रहा है। तो जी, इस चैप्टर को मैं उसी टीचर से देखता था जिसका मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। समझ में आ जाए। तो मैं मन देता था, फिर नोट्स बनाता था और उसको फिर करके फिर चैप्टर वाइज़ मैंने किरण की बुक की है, हाँ, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि हाँ, रीज़निंग के लिए रीज़निंग के लिए। रीजनिंग में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कभी जब स्टार्ट करें ना रीजनिंग, तो चैप्टर वाइज़ ज़रूर करें। चैप्टर वाइज़ का मतलब एकदम तोड़ दें, 400-500 क्वेश्चन हर चैप्टर का जितना हो सके। उसके बाद आप सेक्शन वाइज़ क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश, फिर रीजनिंग, ऐसे करके आप तभी आसानी से कर सकते हैं। पहले चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मैंने किया था, तो
हुआ मेरे साथ ऐसे। तो इंग्लिश की ऐसे चल रही थी, फिर इंग्लिश के आगे चल के मैंने एमबी पब्लिकेशन करी जब थोड़ा लेवल अच्छा हुआ तो। एमबी पब्लिकेशन के स्टार्टिंग में जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत टफ है समझना। मतलब कि आप अगर आपने चीजें अगर नहीं पढ़ी है ना पहले से, तो आपको वही लगेगा कि हाँ ठीक है यार, हाँ, थोड़ा कुछ एडवांस लेवल है होगा। काफ़ी। तो वहां पे मेरे साथ क्या हुआ कि वहां पे मैंने खुद से एक चीज एक्सप्लोर करी थी कि वो जो पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, मैंने कहा कि यार ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो वो सेम चीज मैंने एमबी पब्लिकेशन एक्सप्लेनेशन मैंने डाला था यूट्यूब पे। ठीक है। उन्हीं सर उस टाइम पे कोरोना आ गया था। हाँ, उस टाइम मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो मैंने ना जनवरी 2020 से मैंने फर्स्ट कोचिंग सॉर्टेड की ले ली थी यहीं दिल्ली में, ऑफलाइन। तो वो ऑफलाइन मैं कैसे कोचिंग जाता था मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुबह ऑफिस जाता था, और मेरे जो मतलब जो डीलिंग ऑफिसर थे, वो बहुत ही ज़्यादा वो थे, मुझे पढ़ने में समझते थे कि लड़का पढ़ता है तो पढ़ने देते थे, टाइम भी देते थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर मैं ऑफिस जाता था, कोचिंग भी जाता था लंच टाइम में, और कोचिंग करके फिर ऑफिस जाता था, और फिर शाम को घर आता था, फिर खाना बना के सो जाओ। अच्छा, फिर लंच टाइम में मतलब फिर कोचिंग करने आते थे, फिर वापस जाते थे? हाँ, फिर वापस जाता था। जैसे कि मैं कोचिंग जाता उद्योग भवन एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है, निर्माण भवन ऑफिस है, वहाँ पे जाता था। जी। क्या करना है, ऑफिस जाता था, फिर वहाँ से साउथ एक्सटेंशन एक जगह है, वहाँ पे मेट्रो से आता था कोचिंग करने। फिर यहाँ से 2:30-3 बजे फिर वापस ऑफिस जाता था। ठीक है, और मैं ऑफिस से अल्टरनेट डेज पे वो कोचिंग करने आता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ड्यू टू माई ऑफिस। तो अच्छा, कोचिंग का आप नाम वगैरह बता सकते हैं, आपने कहाँ से कोचिंग की थी? उसका नाम है करियर कमर्शियल इंस्टीट्यूट नाम है, ये यहाँ पे है। साउथ एक्सटेंशन से उतर के फिर जाना पड़ता है, किदवई नगर के पास में है। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मैं जनवरी में स्टार्ट किया, वहाँ पे एडमिशन लिया, तो ऐसे करके आता था। फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया, 22 से 23 मार्च में लगा होता। तो 2-3 ही महीने हुए थे, मैं तो ऐसे बेसिक एबीसीडी समझ रहा था, कुछ उस पर गया था, आगे एक्सरसाइज पे गया था, तब तक हो गया है, क्योंकि मुझे रिटर्न पे ज़्यादा मैं फोकस किया हुआ था उस टाइम पे। तो जब लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ें बैठ गई अपनी अपनी जगह पे। लेकिन मेरे साथ एक ये हुआ था कि मेरी जॉब नहीं गई थी, और मुझे पैसे की दिक्कत नहीं हुई थी कुछ टाइम तक उसमें, लॉकडाउन में। तो वहाँ पे मुझे टाइम बहुत मिल गया सडनली पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर जिस यहाँ पे रेंट पे मैं रूम पे रहता था कमरे पे, तो वहाँ पे पढ़ाई अपना स्टार्ट किया। दिन रात पढ़ रहे हैं, अब न्यूज़पेपर मैंने लगवा लिया था, वो डेली न्यूज़पेपर लेके चला जाता न्यूज़पेपर वाला, मतलब छुपके से ही, उस समय पे तो वो भी मना था। तो द हिंदू मैंने लगवा लिए थे, और सारे मटेरियल मैंने बुक्स खरीद लिए थे, और मुझे रास्ता पता चल गया था कैसे करना है। शॉर्ट हैंड की बुक मैंने ले ली थी, और नेट मेरे फ़ोन में था। अब चीज़ें देखिए कैसे बैठी थी मेरी लाइफ में, सारे स्टार्स कैसे अलाइंड हुए थे, और सैलरी मेरी आती थी, और रूम मेरे पास था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, फ़ोन बंद करो, पढ़ो बस। तो ये चीज़ें चली बहुत दिन तक, और उसी बीच मैंने अपनी पढ़ाई जो है स्ट्रॉन्ग करी थी बढ़िया से कम 7-8 महीने में सब कुछ भूल के हर चीज़ मैं यही करता था। तो वो जो बोलता हूँ कि जो एमबी पब्लिकेशन वाले जो ग्रामर के लिए मैंने सर्च किया था ना, तो जो अजय कुमार सिंह है उसका ओनर है, उन्होंने ही वीडियोज़ बना दिए थे, अपलोड कर दिए थे कोरोना टाइम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छा। बना के। तो उन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी जब ग्रामर में, जो उन्होंने जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा है, फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा है, उन्होंने क्लोज़ टेस्ट कैसे करना है, उन्होंने बताया कि हर चीज़ वर्ड्स को पे कैसे कंट्रोल करना है। वहाँ उनसे मैं एक वर्ड सीखा, पार्सिंग करके एक वर्ड है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना था उनसे कि पार्सिंग क्या चीज़ होती है। पार्सिंग मतलब आप एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस उठा लीजिए उसका, इंग्लिश का। तो पार्सिंग आपको ये बताता है कि ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, और कौन किससे रिलेटेड है, किसको कहाँ होना चाहिए। मतलब एक पूरा माइंड में स्ट्रक्चर आपका बैठ जाता है पार्सिंग का, जब आप चैप्टर तैयारी करेंगे तो। तो उनसे जी। चीज़ें मैंने जब सीखी, वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखता गया, बहुत ध्यान से देखता गया। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था हर चीज़, डिग्री-विग्री सब चीज़ पढ़ी थी, डिग्री ऑफ कंपैरिज़न हर चीज़ पढ़ रखा था, एडवर्ब, आर्टिकल सब पढ़ रखा था, फिर भी उनसे पढ़ा मैंने। फिर उनका आके फिर उनका ग्रामर वाला जो पोर्शन है, वो बढ़िया से एकदम खत्म कर दिया। फिर उनका वन वर्ड जो है वो खत्म कर दिया, इडियम्स था, डेली रटता था। फिर आया मैं प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर में लगाते गया, लगाते गया, बढ़िया जितना हो सकता था वर्ड्स लगाते थे। 4-5 घंटे इधर, अब सीधे स्ट्रक्चर ये बन गया, टाइमिंग ऐसे बन गई स्केड्यूल मेरा कि पूरा टाइम होता था मेरे पास। 4-5 घंटे इंग्लिश पढ़े, फिर 3-4 घंटे रीजनिंग पढ़े, फिर 2-3 घंटे शॉर्ट हैंड किया, फिर जीएस वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखे, नोट्स बनाए, फिर लूसेंट से मैं पढ़ता था उस टाइम पे। तो ऐसे करके अच्छा, इस मेरा टाइम पूरा आपने मतलब जो जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब आप बता रहे हैं कि आपने 7-8 घंटे जम के मेहनत की है, इस टाइम शॉर्ट हैंड आप कर रहे थे या फिर शॉर्ट हैंड इस छोड़ टाइम पे चुके हैं? 2-3 घंटे करता था, 2 घंटे करता था, ज़्यादा नहीं करता था। बस वही जो बेसिक्स थे ना, जो मेरे चल रहे थे, वही मैं डेली जी। करता था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं सर कैलाश चंद्र पे भी नहीं आया था उस टाइम तक, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था उस टाइम तक।
क्योंकि सर जो मेरे थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि बेसिकली बहुत ध्यान ध्यान दिलाते थे कि जब तक वो चैप्टर मुझे बढ़िया समझ में नहीं आता था ना, तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो वो चीज़ें माइंड में थी, तो मैं भी वैसे ही बन गया था कि जब तक ये समझ में ना आए ना, तो 5 दिन भी लग जाते थे, तो बढ़िया से खत्म करके आगे बढ़ता था। तो बहुत ज़्यादा मुझे लेट लगा है शॉर्ट हैंड मेरा मुझे कंप्लीट करने में, मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर टाइम आया 2021 का। 2021 में नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था, 12 नवंबर को डेट्स आ गई थी। उससे पहले सितंबर में मेरी जॉब छूट गई, 2 महीने पहले, ठीक है? अच्छा, जो आपकी सितंबर 2021 में आपकी जॉब छूट गई। हाँ, जॉब छूट गई और मेरे पास बहुत ही उस टाइम से मेरा जो टाइम है ना, बहुत ही टफेस्ट टाइम स्टार्ट हुआ मेरा लाइफ़ का। तो दिल्ली में फिर जॉब छूटी, फिर 2 महीने बाद एग्ज़ाम है मेरा प्री का और मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी कर ली थी, बहुत अच्छी कर ली थी। मुझे बस रीज़निंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैंने चैप्टर तो सारे कंप्लीट कर लिए थे। रीज़निंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करके और मुझे बस स्पीड लाना था। तो और मुझे देखना था कि आजकल क्वेश्चन्स कैसे पूछे जा रहे हैं ऐसे करके। और जीएस वगैरह मेरा शुरुआत से ही मीडियम रहा है, तो मैं उसपे ज़्यादा नहीं देता, ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है जीएस पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर मैं क्या करता था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पहले यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए ये सब देखना होता है। जब ये सब चीज़ें आती हैं ना, सामने तो आपकी पढ़ाई-लिखाई सब वो हो जाती है। बिल्कुल। फिर मैंने फिर 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं दिन-दिन भर इंटरव्यूज़ देता था। बगल वाले एक भैया थे, उनका लैपटॉप माँग के, तो दिन-दिन भर इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। फिर अच्छा, कहीं जॉब से ढूँढने भी के लिए आप हाँ, इंटरव्यूज़ देते थे। मतलब हाँ, आपकी एक लड़ाई सर्वाइवल के लिए ही लड़नी पड़ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई थी वो, मेरी लाइफ़ में रही है। तो फिर इधर मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, फिर पढ़ाई का साफ पूरा दिमाग से निकल गया था, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती थी उस टाइम पे और जो सैलरीज़ मिलती थी ना उस टाइम पे, तो मैं सेविंग नहीं कर पाया था। मेरे अंदर ये गलती है, मैं इसको मानता हूँ, सेविंग नहीं कर पाया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ जॉब्स ऐसे मिलते थे, जिसमें आपको काम ही करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैंने ऐसे डेढ़ 2 महीने किए, मुझे ऐसे जॉब भी नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे पढ़ने का टाइम मिलता था, जो मेरा मेरा प्रीवियस जॉब था, ऐसा कोई जॉब मिला नहीं। तो फिर मैं आके यहाँ पे क्या किया कि जब तक नवंबर आ गया और 2 नवंबर को मेरा स्टेटस जारी हो गया कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और डेट और टाइमिंग पता चल गई, मैंने कहा कि अब मुझे कोई जॉब नहीं करनी। वो 10 दिन मैंने क्या किया कि मॉक टेस्ट देने लगाना स्टार्ट किया, फिर मैं थक गया। मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम देके फिर सोचूँगा क्या करना है। 10 दिन मैंने खूब मॉक टेस्ट लगाया, दिन में 2-3 मॉक टेस्ट लगाता था और पूरा इसको एक्सप्लेनेशन अपना देखता था, क्या चीज़ें कहाँ गलत हुई देखता था। फिर जीएस को पूरा यूट्यूब पे देख जाता था, वर्ड्स के 9-9 घंटे की वीडियो देखते रह जाता था, इडियम्स को देखते रह जाता था कि बस चीज़ें रिकॉल होती जाएँ और पढ़ते रहता। मैंने सोचा कि 10 दिन में जो मुझसे मेहनत हो सके, वो मैं कर लूँ। चूँकि इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी इतनी मेहनत की थी ना, तो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत लगा नहीं, सिर्फ़ रीज़निंग में मैं नहीं कर पाया। तो 12 को मैं एग्ज़ाम देने गया, यहीं पे अच्छा, दिल्ली में मॉक में मेरा जो मॉक लगा रहे थे उनमें आपका जो स्कोर था वो मतलब आपको याद है कि लगभग कितना रहता था ऑन एन हाँ, एवरेज? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग का तो नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में तो सबका मतलब कि एक जो भी एक स्टार्टिंग बिलो में तो एवरेज हाँ, वो तो स्टार्टिंग में तो कम ही रहता है बिल्कुल। बहुत कम होता था। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक मेरा 145 से 150 ऐसे आने लगे थे। मतलब 21 का 150 जो के एग्ज़ाम हाँ, था उसके टाइम पे। हाँ, नवंबर 21 में जो था, 20 वाला एग्ज़ाम नवंबर 21 में हुआ था। जी। वो मैं गया फिर 12 को एग्ज़ाम देने। मुझे ये था कि चलो अब सब चीज़ तो छूट ही गई है। जो बचा है एग्ज़ाम को 100% अपना दूँगा और जो होगा फिर देखा जाएगा। मैं गया, इंग्लिश मैंने बहुत अच्छे से दी। इंग्लिश का जो सेक्शन था मैं पहले वही करता था, हमेशा से वही किया हूँ। तो इंग्लिश बहुत अच्छे से दी। फिर मैं सडनली जब गया ना रीज़निंग सेक्शन में, जो चूँकि मेरी प्रैक्टिस थी नहीं, तो जब मैं क्वेश्चन देखा ना तो मैं गड़बड़ा गया एकदम से कि यार ये कैसे हो गया? फिर तो गए काम से। तो मैंने रीज़निंग में जो मुझे क्वेश्चन्स आए किए, फिर मैंने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे मैंने वो क्लिक कर दिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर जीएस में जो आया वो किया, फिर मैं आ गया था वापस और आके फिर उस दिन और 3-4 दिन के बाद मैं सारी चीज़ें अपने वहाँ से बेच-बाच के दिल्ली से जो मेरे पास सामान था, फिर मैं आगे अपने एक फ्रेंड के पास चला गया, पटना के पास हाजीपुर है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट अच्छा, मतलब आपने दिल्ली छोड़ चुके थे आप। छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि रह नहीं सकते ना आप, रह नहीं सकते, जो भी आपका सर्वाइवल के लिए कुछ हो नहीं ना, तो रह नहीं सकते। फिर मैं सोचा कि चलो अब थोड़ा हल्का हुआ एग्ज़ाम देके, फिर आया अपने फ्रेंड के पास रहने लगा। तो जनवरी 25 या 26 को इसका रिज़ल्ट आया था, तो मेरा रिज़ल्ट हो गया उसमें और मैंने जनरल से भरा था आई थिंक उस टाइम जनरल ही था। तो 143 मेरे रॉ स्कोर बने थे जब मैंने अपना मार्क्स चेक किया और नॉर्मलाइज़ होके 144 एक ही नंबर बढ़ा था, ठीक है? तो फिर मुझे वहाँ पे ये लगा, तब तक 2022 आ चुका था, जनवरी और फरवरी की ये बातें हैं। तो मैंने देखा कि अब तो स्टार्ट तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने वहीं पे सर्च करना स्टार्ट किया जिस शहर में था वहीं पे कि शॉर्ट हैंड की कोई क्लास है तो यहाँ पता चले गूगल पे। फिर वहाँ पे कोचिंग में गया, फिर वहाँ पे कोचिंग करना स्टार्ट किया। वो सर स्पीड में मुझे डाल दिए और स्पीड लिखना मुझे मेरा स्टार्ट करा दिया। तो
वहाँ पे मैंने ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कुछ लड़कों को जिन्होंने स्टार्ट किया है, अगर पॉसिबल हो ना तो आप शॉर्ट हैंड को एकदम साथ में लेके चलें, उसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी। क्योंकि आप ये नहीं मान के चलिए कि मैं पहले प्री करूँगा, फिर शॉर्ट हैंड की तैयारी स्टार्ट करूँगा, फिर मैं क्लियर कर लूँगा। क्योंकि ये मेरे साथ हो गया 2022 वाले एग्ज़ाम में, आपको पता ही है कि प्री से 2 महीने बाद ही सडनली एसएससी ने करा लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो मैंने स्किल को बहुत हल्के में लिया था, जो 20 वाला स्किल था। वो नवंबर में सॉरी जून 2022 में उसका 20 जून को हुआ था एग्ज़ाम स्किल का। तो जब उसका रिज़ल्ट आया, अक्टूबर में 17 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था 2022 में, 20 वाले का। अच्छा, लगभग 5 महीने आपको मतलब मिले थे, 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने। तो मैंने उसको बहुत वो ईज़िली लिया था। मैंने सही से पढ़ाई नहीं की क्योंकि एक जो पीछे आपने देख चुके होते हैं ना, तो वो फ़ोर्स मेरा खत्म हो रहा था धीरे-धीरे पढ़ने का। लेकिन क्या हुआ कि मैं स्किल में रह गया, मेरा 11% मिस्टेक आ गए और उसमें भी रह गया था मैं। 150 नंबर गया था जनरल का, वो मेरिट गई थी और मेरे 144 ही थे। तो दोनों चीज़ों में फ़ेल था। फिर क्या था कि मैंने फ़ॉर्म भर दिया था 2022 के लिए। तो जब मैं अक्टूबर में ना फिर मैं दिल्ली आ गया, 22 वाले प्रिपरेशन के लिए। मेरा मेरे एल्डर ब्रदर हैं, यंगर ब्रदर उस वहाँ पे काम करते थे दिल्ली में, तो एक रहने के लिए हो चुकी थी, जगह की व्यवस्था हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलते हैं, तो फिर इसका नवंबर में एग्ज़ाम था 2022 वाले का। फिर मैं आया, फिर अपना चूँकि मैंने फिर उस टाइम पे कोई काम पकड़ा नहीं, मैं कोई जॉब नहीं किया। मैंने सोचा अब जॉब नहीं करूँगा, कर रहा हूँ तैयारी तो। जॉब करते हुए मैंने बहुत तैयारी कर ली, अब एक बार ना करते हुए देखते हैं। जो आपको तो फिर कॉन्फिडेंस एक आ ही गया था, क्योंकि आपके मार्क्स तो फिर भी एक कट ऑफ जो गई थी उसके बिल्कुल करीब थे। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे इंग्लिश में थे 92.5 मार्क्स थे 2020 में। ये तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। हाँ, तो मैंने देखा कि कर सकते हैं, अगर इंग्लिश को थोड़ा पीछे रख के भी मैं अगर मेहनत करूँ, रीज़निंग पे अपने जीएस पे करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि वो चीज़ें अब एक बार जब आपकी तैयारी हो जाती है ना, तो आप चाह के भी भुला नहीं सकते अपने दिमाग से। तो मैंने फिर मेरे यंगर ब्रदर काम पे जाते थे, मैं दिन भर यहीं पे दिल्ली में फिर एक रेंट पे कमरा लेके मैं दिन भर पढ़ते रहता था वही। तो 18 नवंबर को मेरा आया डेट, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे बने 150 और इस टाइम मैंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई भी किया था। तो जैसे ही मैं 18 नवंबर को दे के आया ना, तो फिर 5 दिन बाद ही एसएससी ने डेट दे दिया कि फरवरी 15 को आपकी स्किल की डेट वो कर दी गई है फिक्स। तो 5 दिन बाद ये कि अलग झटका लगा। अच्छा, आप फिर इससे पहले मतलब एग्ज़ाम से पहले जो शॉर्ट हैंड है उसकी प्रैक्टिस या फिर कोचिंग कर रहे थे? नहीं, नहीं, वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे क्या था कि हम जाते थे और ट्रांसक्रिप्शन मैं नहीं करता था। ट्रांसक्रिप्शन का अच्छा। मुझे एक आइडिया मिला था। हाँ, तो मैं उस टाइम ये कह रहा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो इम्पोर्टेंस है, वो ये 2022 वाला जो मैं प्री दिया था ना और जो डेट आई थी स्किल के लिए 2 महीने बाद ही, उससे पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन का इम्पोर्टेंस समझ गया था मैं 2020 वाले स्किल में। क्योंकि उस अच्छा, टाइम पे हमारे मैंने जो ये फ़ील व्यूअर्स किया था। जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इसको बोलते हैं कि जो आपने डिक्टेशन लिया, उसको जो आप एज़ इट इज़ फिर कंप्यूटर पे जो ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं इंग्लिश में, उसको उस सारे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जी। तो अब कोई भी ये ना सोचे कि मैंने डिक्टेशन लिया और उसको पढ़ लिया और मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया। मतलब ठीक है, जो आपने 1-2 ट्रांसक्रिप्शन कर लिया दिन में और फिर उसके बाद आप डिक्टेशन ले रहे हो, पढ़ के छोड़ दे रहे हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपको डेली ट्रांसक्रिप्शन करना ही है एटलीस्ट 1 और बढ़िया से। तो फिर मैं उस टाइम पे जब मैंने इसका इम्पोर्टेंस समझा, इसके बाद और जब मेरा 2020 का था ना स्किल, तब तक मैंने सर कैलाश चंद्र का 2 वॉल्यूम मैंने 1 वॉल्यूम मैंने खत्म कर लिया था। मैं 30 या 35 ट्रांसक्रिप्शन नंबर पे था, जब तक मेरा स्किल रेट आ गया था और मैं एग्ज़ाम का दे दिया था मैंने। 11% मेरे मिस्टेक हो गए थे। तो 22 में जब सडनली मेरा एग्ज़ाम का डेट आ गया ना 23 नवंबर को कि आपको 15 का या 16 को होगा एग्ज़ाम। तो मैंने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में उसको फिर हैंडल किया सारा प्रेशर, क्योंकि मेरा स्पीड आप कह सकते हैं कि अगर सही से देखा जाए बिलो 5% मिस्टेक अगर देखा जाए, जो एक्चुअल स्पीड किसी की भी होती है, किसी भी स्पीड पे। तो अगर आपकी किसी भी स्पीड पे एक्यूरेसी 5% से नीचे है, ठीक है? उससे कम मिस्टेक हो रही है, तभी आपकी वो स्पीड मानी जाती है या मानी जा सकती है। ऐसा मुझे लगता है और बहुत से मतलब मैंने उसको टॉपर से भी और टीचर से भी यही सुना है। तो मेरी स्पीड आप यूँ मान लीजिए कि अगर सही से देखा जाए तो 70 के आस-पास थी, 65-70। अच्छा, उस टाइम पे आपकी 70 के आस-पास हो गई। 65-70 आप मान लीजिए। तो फिर मैंने क्या किया कि सर कैलाश चंद्र की मैगज़ीन का डिक्टेशन लेके और मैंने ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट किया
और बहुत ही टाइम देता था एक ट्रांसक्रिप्शन पे, बहुत ही एक-एक वर्ड को प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, शॉर्टहैंड के, दे रखा था। आपको पता है कि जनवरी 2020 से मैंने स्टार्ट किया था, तो बीच-बीच में छूटा था, पढ़ा था, छूटा था, पढ़ा था, ऐसे चला था, लेकिन टाइम बहुत दिया था बेसिक पे। तो उनकी एक-एक ट्रांसक्रिप्शन को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, एक-एक मैं फिर यूट्यूब पे भी देखता था आउटलाइन्स किसको सही से बना लिया जाए, किसको अ, कौन-सी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने एक फ्रेंड से भी पूछा था, तो उसने मुझे बताया था कि मतलब आप जितना छोटा कर सको आउटलाइन को उतना अच्छा होता है। मैं 2020 के स्किल टेस्ट में बहुत बड़े-बड़े आउटलाइन लिख के आया था, अभी तक मुझे याद है। उस टाइम पे मैंने 6-7 पेजेज़ का यूज़ किया था लिखने के लिए डिक्टेशन, और 2022 वाले में आपको पता ही है क्या इसका तमाशा बना था स्किल टेस्ट का। 3-3 बार स्किल टेस्ट जो हुए थे, मतलब कि उसकी वो याद रहेगी पूरी ज़िंदगी जो भी ये बैच वाले हैं। तो आप एक बार बता फिर दीजिए मतलब पूरी बात क्या हुआ था उसमें? हाँ, हाँ, बताऊँगा। तो फिर ये दिसंबर और जनवरी बहुत मेहनत किए स्किल टेस्ट में। दिन-रात जो भी पूरा दिन स्किल टेस्ट करते, क्योंकि मार्क्स तो ऑलरेडी पता थे और वैकेंसीज़ भी पता थी, स्पेकुलेशंस बहुत अच्छे थे। आरटीआई की कॉपी भी आ रही थी। तो अच्छा लगता था कि हाँ, इस बार वैकेंसी अच्छा है। तो चांसेस बन रहे थे। तो जी-जान से मेहनत में लगे, फिर स्पीड अच्छी खासी आ गई एक्यूरेसी के साथ। 2 महीने में अच्छी खासी आ गई। तो 15 फरवरी को जब गए एग्ज़ाम देने, तो जो हम इंग्लिश का पहले था, तो जो हालत हुई हमारी, जो डिक्टेटर जो था, फिर उसकी जो वॉइस, प्रोनंसिएशन, स्पीकर की क्वालिटी, सारी चीज़ों ने एक साथ अटैक किया हमें, और मैं एग्ज़ाम हॉल से ऐसे पता नहीं किस होशो-हवास में गुम होके मैं अपने कमरे पे आया, आके फिर रोने लग गया ऐसे। रो के और सारी किताबें, जो भी चीज़ें थी, बुक्स वुक्स सब ऐसे बोरे में भर के, फिर डिसाइड कर लिया कि खत्म अब सब कुछ, अब फाड़-वाड़ के मेरा मन करता था फेंक दूँ मैं सारी कॉपीज़। फिर मन करता अब तो यही लिखा गया है कि चलो कोई जॉब करेंगे, हल्की-फुल्की, और वैसी ज़िंदगी बीतेगी अब मेरा। फिर उस टाइम पे अगर मेरा एग्ज़ाम कैंसल दोबारा रीशेड्यूल नहीं होता ना, तो मैं फिर तैयारी नहीं करता, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर सर ने समझाया, फिर सर को मैंने फ़ोन लगाया जो थे मिनिस्ट्री के, जिन्होंने सब चीज़ बताया। तो जो उन्होंने बताया कि एएसओ सर थे? हाँ, हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि लाइफ़ खत्म हो गई है, पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाती, वेट करो। फिर जब मैं फिर मैं सो गया, फिर जब मैं उठा तो मेरी आँख खुली तो सडनली मैंने टेलीग्राम पे देखा कि ग्रुप्स बन रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। मैंने कहा कि ठीक है यार देखो, हुँ। तो 16 नवंबर को फिर डेट अगले ही दिन फिक्स हुई वहाँ पे पहुँचने के लिए एसएससी हेडक्वार्टर पे। तो मैंने पूछा सर से कि जाना चाहिए? कहे बिल्कुल जाना चाहिए, जाओ। तो मैंने प्रोटेस्ट में भी गया, हमारी फ़ोटोज़ न्यूज़ में भी आई, इंडिया टुडे वाले सारे एंकर वहाँ पहुँचे थे। फिर फिर 17 फरवरी को भी हम गए वहीं पे प्रोटेस्ट देने के लिए। तो ज जब हम प्रोटेस्ट दे रहे थे, वहीं पे बैठे थे ना, तभी नोटिस एसएससी ने दे दिया कि योर एग्ज़ाम विल बी रिकंडक्टेड बट डेट विल बी नोटिफाइड सून, ऐसे करके। डेट दिया नहीं था। तो सारे खुशी होके पूरा हल्ला मचाते हुए फिर हम लोग अपने-अपने उस पे आ गए। फिर हुआ कि चलो फिर कुछ कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि तैयारी तो उस टाइम भी थी। अगर स्पीकर की वो नहीं थी ना, तो थोड़े मिस्टेक्स ज़्यादा आते, बट क्वालीफाई हो जाता, स्किल जो है क्वालीफाई हो जाता। लेकिन फिर हुआ कि चलो तैयारी कर लेते हैं, कुछ टाइम मिला है तो। तो 10 मार्च का फिर एज़ यू नो टाइम मिला था हमें स्किल का दोबारा। तो 10 मार्च मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि 1% के नीचे ही मेरा मिस्टेक आ सकता है। 1% से ऊपर, 2% से ऊपर जाएगा ही नहीं। बहुत खुश हुए कि चलो भाई मार्क्स तो पता है, स्किल भी बहुत अच्छा गया, अब तो क्या ही कहना। खूब खुश होके आए, और खुश हो ही रहे थे, तो ऐसे ही 15-20 दिन बीता, तब तक एक और नोटिस दिया एसएससी ने कि वो एग्ज़ाम कैंसल, एक और एग्ज़ाम होगा फिर से दोबारा। फिर 26 अरे! अप्रैल का हमें डेट मिला, ठीक है? 26 अप्रैल का फिर डेट मिला, और उस बीच की जो सफरिंग्स हैं, जो मेंटल प्रेशर, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकता मैं, किसी कभी भी टाइम पे मैं सिर्फ़ महसूस कर सकता हूँ। और इवन उसके लिए जिसके लिए कुछ सर्वाइवल की पे भी नौबत आती हो, उसको हर महीने कुछ पैसे लेने हैं, हर किसी जो भी हैं अपने। हेलो, आवाज़ आ रही आ है? रही है, आ रही है आवाज़, आ रही है। जो भी अपने सर्कल में है, तो आप सोच सकते हैं मैंने कितना हेल्प लिया होगा अपने सर्कल के लोगों से, और मुझे कैसे अच्छे-अच्छे लोग मिले होंगे लाइफ़ में कि मैं रुका नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, फिर हमने 26 का फिर मेरा मन किया, कर नहीं रहा था पढ़ने के लिए। मैंने कहा कि अब ऐसे मतलब तो जो लगेगा आपकी नहीं। सराउंडिंग्स थी, जो आपके मतलब इस टाइम पे जो लोगों ने आपका साथ दिया है, जैसे आपने हुँ, बताया हुँ। कि इस पूरी जर्नी में मुझे भी मतलब लगा है कि जो एएसओ सर थे, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है आपके पीछे। बहुत मतलब बड़ा, उन्होंने बहुत बड़ा। आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा है और एक जो दिशा उन्होंने दिखाई है, शायद आप उनकी हुँ। वजह से भी आज यहाँ पर हैं। जी, जी, बिल्कुल उनकी वजह से। तो तो फिर क्या हुआ कि 26 को हमने स्किल दिया, 26 को एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद अब इतना बार रीशेड्यूल हो चुका था ना हमारा एग्ज़ाम,
के डर ही लगा रहता था कि तो फिर दोबारा ना आ जाए, फिर दोबारा ना आ जाए। तो उस इनसिक्योरिटी में हमने 2-3 महीने ऐसे बिताए थे। जब हमारी फाइनल वैकेंसी आई थी ना, आई थिंक मई या फिर जून में ऐसी आई थी, मई में, तब हमें थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं, एग्जाम तो अब दोबारा नहीं होगा। फिर जून में प्रेफरेंस फॉर्म आया और आपका 14 जुलाई को रिजल्ट आया, हमने चेक किया, आई गॉट सेलेक्टेड इन एमईए ग्रेड डी। फिर थोड़ा जो प्रेशर है इतने सालों का, वो धीरे 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 कम हुआ। अब थोड़ा लग रहा है, अब परसों मेरा डीवी है, मैं जा रहा हूँ। जो 22 वाला है। तो हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारी। तो ये रहा है टोटल जो भी है। अच्छा, मतलब जो आपका स्ट्रगल जो पूरा मतलब एक बहुत ही आप ही फ़ील कर सकते हैं बस जो आपने मतलब जो स्ट्रगल किया है वो हाँ। मतलब हमें तो आप जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन्हें तो केवल बता सकते हैं, बाकी जो आपने फ़ील किया होगा वो तो बयाँ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब आप जो सही में आपकी जो स्टोरी है एक बहुत ही ज़्यादा मुझे बिल्कुल लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी और करनी भी चाहिए क्योंकि आपने बिल्कुल पढ़ाई से एकदम दूर होके जो फिर से वापसी करी है, एक तो वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि पढ़ाई से जब हम टच हट जाते हैं तो फिर हम इतने दूर चले जाते हैं कि शायद वापसी मतलब कर भी नहीं पाते, पढ़ाई की तरफ सोचते भी नहीं हैं। तो इसमें आपका जो आपने बताया एएसओ सर थे, उनका आप एक बार नाम और बता दीजिए उनका? वैभव धवन उनका नाम है, वैभव धवन। अच्छा, वैभव धवन। तो बिल्कुल यस। उनका तो एक बहुत ही उन्होंने मोटिवेट किया है आपको और उनकी वजह से ही एक काफ़ी मतलब रोल रहा है उनका, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, एक बात जानना मतलब वो उनका क्वेश्चन्स रहता है कि आपने पहले ही बताया कि जो शॉर्ट हैंड है, वो हम्म। एग्ज़ाम से कितने पहले मतलब उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए? जैसे जो टारगेट कर रहे हैं 2023 का एग्ज़ाम, उन्हें हम्म। कितने मतलब अभी जो मंथ बचे हुए हैं शायद 2-3 महीने नवंबर में एग्ज़ाम है शायद। तो अब मतलब कितने टाइम पहले उन्हें शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर अक्टूबर ही में, देनी चाहिए? अक्टूबर में एग्जाम है आई अक्टूबर थिंक, में 12-13। अक्टूबर हाँ। में। तो अगर ये मान के चला जाए कि एसएससी 2-3 महीने में एग्जाम ले लेगी जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो जिनकी भी स्पीड 70 या 75 का राउंड है, उनको वो चाहे तो प्री से 20 दिन पहले छोड़ सकते हैं, या फिर टाइम मिले तो वो लिख सकते हैं। क्योंकि जो रिटन एग्जाम होता है ना, उसके पहले के जो 20-25 दिन होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और इंसान अपना 100% लगाता है उस चीज़ में, उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो उस टाइम तक छोड़ें। और मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी जिनकी स्पीड 70-75 है, और मान लिया जाए कि 2 महीने बाद एसएससी लेगी, तो वो अपना प्रॉपर डेली रिटन एग्जाम देने के बाद प्रॉपर डेली 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली करें। और उस ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी वर्ड्स हैं, आप उनको कंप्लीट किए बिना और उसमें फिर दोबारा डिक्टेशन लेके, उसमें आप 2 या 3% से नीचे आए बिना उसको छोड़े नहीं। मुझे ही ऐसा लगता है, और मैंने भी अपनी तैयारी ऐसी ही की है। तो उस टाइम पे ऐसा करना चाहिए आपको। और प्लस आपको अपने से कुछ आउटलाइंस बनानी चाहिए, ताकि आप उसको शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सको। और जब आप प्रैक्टिस करें, तो आप छोटे छोटे आउटलाइन बनाएं देख देख के, ना कि बड़े बड़े। आपकी आउटलाइन जितनी छोटी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको लिखने का तरीका वो एक पता चलेगा कि हाँ, शॉर्ट हैंड लिखना कैसे चाहिए स्पीड में, कैसे अच्छे वे में और साफ सुथरे तरीके में। तो ये जो तरीके हैं, और कुछ अपनी आउटलाइंस जो है आप नोट्स बनाएं उसको। जैसे मैंने एक फ्रेंड के सजेशन पे किया था कि 6-7 पेज का एक नोट्स बनाया था, और उसमें बहुत सारी आउटलाइंस को शॉर्ट फॉर्म में देके, और जो मुश्किल वर्ड्स होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करता था वीक में 2-3 बार। ठीक है। और उसने मुझे उस नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे शॉर्ट हैंड इम्प्रूव होने में। तो कैलाश चंद्र की जो मैगजीन है, उस पे आप बिल्कुल डिपेंडेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन आप उसको किए बिना दूसरा नहीं करिए। मैं तो ये बोलूँगी, बहुत ही आपको मजबूत ही कर देगी वो चीज़ें। आप उसको करने मतलब 4-5 वॉल्यूम तो आपको करना ही चाहिए। 4-5 वॉल्यूम आपको करनी ही चाहिए। आप किसी भी उसके समझावे में ना आए कि आप 24 वॉल्यूम खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रोग्रेसिव लिख दो, न्यूज़पेपर लिख दो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने आज तक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी नहीं लिखा है। एक भी आर्टिकल नहीं लिखा है, ना मैंने प्रैक्टिस किया है। कुछ भी नहीं, एक भी एडिटोरियल मैंने नहीं लिखा है। और मैंने 3-3 बार स्किल देने के बाद, इस 2022 वाला है मेरा 2% मिस्टेक है ग्रेड डी में। चूँकि मैं 100 की स्पीड नहीं लिखता था, मैं बहुत कम लिखता था। जब मैं ग्रेड सी का स्किल दिया तो जी। मेरे 13% मिस्टेक आए थे ग्रेड सी में। तो मैंने 100 का तो स्किल लिखा ही नहीं कभी। मतलब इस तैयारी में मैं तो एकदम वो हो चुका था कि नहीं यार, चलो 80 पे अपना वो जो है बना हुआ है कि मतलब कि अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, अगर 100 का लिखते, 105 का लिखते, फिर मिस्टेक पता है चला जाता, 30-40% चला जाता तैयारी में ही, तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो फिर उन चीज़ों से डर गए, थोड़ा जहाँ पे थे हम, मैं वैसे ही तैयारी करते गया अपने डी के लिए।
तो मतलब ऐसा नहीं आपने है कि 80 आप वाली टारगेट करी फिर उसके बाद? हाँ केवल टारगेट किया 90-95 लिखता था ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि आप एडिटोरियल नहीं लिखेंगे तो आपका स्किल अच्छा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक स्मूथ जो तैयारी है वो करें, और दो दो ट्रांसक्रिप्शन डेली अगर अच्छा हो सके तो बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट दो डिक्टेशन, दो ट्रांसक्रिप्शन सर कैलाश चंद्र के। और बाकी आपको टाइम मिले तो आप प्रोग्रेसिव बिल्कुल करिए, नो डाउट। और ज़्यादा टाइम अगर आपको पढ़ने का मन है, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ने का ही नहीं ज़्यादा मन करता है, वो 6-7 घंटे पढ़ेंगे फिर ऐसा लगता है कि ठीक है बहुत कर लिया। तो जो जितना भी आप करें तो वो फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर कैलाश चंद्र छोड़ना अगर आपने नहीं किया है तो इज़ नॉट द राइट थिंग एज पर माई ओपिनियन। अच्छा, जो मतलब अभी जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट हैंड का एक नाम भी नहीं सुना है, लेकिन वो स्टेनो की जो प्रिपरेशन है मतलब उसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक जनरली मतलब शॉर्ट हैंड में 80 तक आने के लिए कितना टाइम इनफ हो सकता है? 6 मंथ मान के चलिए अगर बढ़िया से, क्योंकि बेसिक आपको अच्छे से ही करनी चाहिए, आप उसे इग्नोर नहीं करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक ने मुझे ये सिखाया है कि जो जो वर्ड आपको नहीं आता, आपने कभी नहीं सुना, लेकिन आपको आप ऐसा लगता है कि आप उसको लिख सकते हैं और बाद में याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्लिक यहाँ पे हो जाएगा दिमाग में जब आप ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे कि हाँ ये वर्ड आया था। तो शॉर्ट हैंड ने और बेसिक जो मजबूत होता है वो आपको ये सिखाता है, मुझे भी सिखाया है कि आप नए वर्ड्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप नए वर्ड्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो स्किल सिखाता है, बेसिक ही सिखाएगा आपको। आप ऊपर 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 पढ़ लीजिएगा और आगे चल के जो प्रैक्टिस करिएगा वही चीज़ें आएंगी तो आप पास होंगे, वो चीज़ें नहीं आएंगी तो आप वैसे ही लटक जाएंगे बीच में। तो 6 महीने का एटलीस्ट टाइम देना ही चाहिए। और बेसिक में मैं ये मानता हूँ, बहुत लड़के 3 में 4 महीने में कर लेते हैं, लेकिन 6 महीने एटलीस्ट मैंने डेली वाला रेगुलर वाला टाइम दो। और 8 महीने के अराउंड मुझे लगता है कि कोई बंदा 8 या 9 महीने के अराउंड 80 की प्रॉपर स्पीड ले सकता है, ला सकता है 5% बिलो मिस्टेक के नीचे। अच्छा, बस उसे थोड़ा रेगुलर रहना ही पड़ेगा। रेगुलर लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड मैंने एक चीज़ देखा है कि मैं रिटेन के लिए पढ़ता था, तो मैं 15-20 दिन बाद भी तैयारी करता था ना, जब दोबारा रिस्टार्ट करता था तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन शॉर्ट हैंड में मुझे दिक्कतें स्टार्ट आने लगती थी, क्योंकि जब मैं लिखता था फर्स्ट तो मेरे हाथ वो जाम हो जाते थे, जो भी आपको पता है उसमें डिक्टेशन लिखते टाइम। तो हुँ, आप हुँ। छोड़ेंगे ना, जब दोबारा 20 दिन के बाद भी लिखेंगे तो आपका हाथ एकदम जकड़ा हुआ लगता है कि हाथ ही नहीं चल रहा। तो एक तो फ्लो बना हुआ रहना चाहिए। जब फ्लो बनेगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, प्लस आपको सुनने। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मुझे दिल्ली वाले कोचिंग से मुझे सर ने बताया था, कि डिक्टेटर से आप हमेशा 2 वर्ड पीछे रहें लिखने के वाली वाली सिचुएशन में। आप उसको सुने और 2 वर्ड आगे निकलने के बाद आप लिखना स्टार्ट करें, यानी कि वो 2 वर्ड आगे बोला है तब आपकी पेंसिल चल रही है। 2 वर्ड पीछे रहना चाहिए आपको। कई लोग क्या होते हैं, जैसे डिक्टेटर ने बोला और बॉय, तो उन्होंने उनके साथ से ये बॉय लिख दिया ऐसे करके। फिर उस आउटलाइन में क्या होता है कि वो जो जो माइक्रो सेकंड का जो टाइम है वो आपको ये देता है कि आप आउटलाइन सही बना पाएँ और दिमाग में वर्ड स्टोर कर पाएँ और बाद में आप चीज़ को लिख पाएँ दोबारा, ये चीज़ होता है। प्लस टाइपिंग आपको तो रखनी ही पड़ेगी कैसे एनी हाउ। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपके पास टाइपिंग होती है तो आप जल्दी उसको ख़त्म कर पाते हैं मैटर टाइप करके। और एटलीस्ट 15-20-15 मिनट का टाइम आप बचाएँ दोबारा उसको देखने के लिए कि कहाँ पे मेरा गलत है, कहाँ पे सही है। और टाइमर लगा के ही हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे, ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे करता था। मोबाइल में को फ्लाइट मोड में कर देता था, उस पे टाइमर लगा देता था और मैं अपना वो वर्ड पावर जो भी वर्ड क्या बोलते हैं ये वर्डपैड, नोटपैड जो भी है इस पे प्रैक्टिस करके नोटपैड वो वर्ड। करके ट्रांसक्रिप्शन करके फिर क्लिक कर देता था जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, फिर रोक देता था, फिर टाइम देखता था, फिर उसको मिलाता था मैं दोबारा से वही डिक्टेशन प्ले करके, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, फिर उस वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। तो जो भी ये जो आपने बोला कि बेसिक जिनको नहीं पता शॉर्टकट के बारे में, तो वो किसी भी चीज़ पे ध्यान दें ही नहीं कि मेरी स्पीड कब होगी, मेरी स्पीड होगी कि नहीं होगी। सिर्फ़ इसी चीज़ पे ध्यान दें कि मैं आज ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ बेसिक का, तो ये चैप्टर मुझे याद हुआ कि नहीं, मैंने ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। एम को अगर ऐसे लिखते हैं तो एम मुझे लिखने आया कि नहीं। मतलब अगर बेसिक आर पे का पूरा जो भी पकड़ करनी पड़ेगी उन्हें पहले। बहुत पकड़ जी, करनी बताइए। पड़ेगी आपको, बहुत पकड़ करनी ही चाहिए। आपको एक बढ़िया लिखने के लिए बढ़िया कम टाइम अगर अच्छा लिखने के लिए आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए आपको अच्छे से। तो सिर्फ बेसिक पे ध्यान दें, अभी किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दें। बिल्कुल, मतलब 6 से 8 महीने आपको लगेंगे
जो शॉर्ट हैंड हाँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे पूरी तरीके से ध्यान और रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप 6 हुँ, से 8 महीने में 80 की स्पीड तक पहुँच सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो आप मतलब जो आपके सीबीटी था, जो मतलब आपके जो टोटल थे वो मार्क्स कितने थे 22 वाले में? 22 वाले में मेरा मैंने इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं छुआ 2022 में, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा। लगता था कि आपको मैंने बताया ना रीज़निंग में मैं टाइम दूँगा, तो बहुत टाइम देता था। हुँ, हुँ। एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं बोलना चाहूँगा रीज़निंग के लिए। एक सिग्मा सिग्मा रीज़निंग करके ऐसे कर कोई चैनल है रीज़निंग का, जिसके साथ-साथ मैं बहुत बहुत प्रैक्टिस करता था। वो लेटेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं वो, और उसके बाद मैं उनके साथ-साथ करता था, तो मुझे बहुत वहाँ से हेल्प मिला था। मतलब आई फील वेरी लकी कि वो चैनल मुझे मिला उस टाइम पे। तो अच्छा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे इंग्लिश में थे 86 पॉइंट समथिंग इंग्लिश में इस बार, और रीजनिंग में 40 थे, और 16-17 थे जीएस में। और मेरा जीएस में। नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ा था मेरा 8 नंबर तक ऐसे करके। अच्छा, नॉर्मलाइज़ेशन में 8 नंबर आपके बढ़े थे। हुँ। थोड़ा टिफ हमारा तो शिफ्ट हमारा टफ था। थोड़ा शिफ्ट टफ था आपका। हुँ। तो एक मतलब एक काफ़ी वैसे रीज़निंग में भी 40 नंबर मतलब अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। और आपके उससे पहले जो आपने बताया था कि शायद 21 वाले में आपके 92 मार्क्स थे इंग्लिश में भी। 92.5 थे मेरे 2020 वाले एग्ज़ाम में। 92.5 2020 हुँ, वाले में। हुँ। तो अब आप मतलब वैसे काफ़ी लंबी मतलब वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब हाँ, एक तो शॉर्ट में आप बिल्कुल बता दीजिए कि इंग्लिश के लिए आप बेस्ट बुक लिस्ट क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इंग्लिश के लिए अगर जिनको किसी के साथ किसी की कोचिंग नहीं लेनी है, अगर उनको लगता है कि सारे टीचर एक तरफ, मुझे सिर्फ़ खुद से पढ़ के कुछ हद तक मैं जा सकता हूँ, फिर वो चीज़ें एक्सप्लोर करे, जब बंदा एक्सप्लोर करेगा ना कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद, तो खुद अपने आप में एक थोड़ा बहुत बड़ा टीचर हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, खुद से अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी की वो नहीं चाहिए। अगर वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता किसी की क्लास तब भी, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं एसएससी में, जो इवन किसी क्लास भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, किसी की कोर्स नहीं ले सकते, ठीक है? कोचिंग हाँ, ले ही नहीं सकते हो, कोर्स ले ही नहीं हाँ, सकते हो। हाँ, तो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर और वर्ड पावर मेड ईज़ी और न्यूज़पेपर डेली। और उसके लिए और फिर इडियम और फ्रेजेज़ के लिए आपको एमबी पब्लिकेशन करनी है, या फिर जो भी वेबसाइट से जो बुक्स हैं वो ले लें। ये 3 जो चीज़ें हैं ना, ये आपको डेली करनी है इंग्लिश के लिए। अगर आपको टेंस में भी दिक्कत है, अगर आपको वॉइस में भी दिक्कत है, अगर आपको नरेशन में भी दिक्कत है, तो ये चीज़ें 10-15 दिन छोड़ के आप पहले यूट्यूब पे एक बढ़िया सी क्लास ले लीजिए फ्री में, और उसको सोच के और उसके 100 डेढ़ 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। वॉइस, नरेशन और टेंस आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। वैसे कोई फ़ायदा है अच्छा नहीं उससे ऐसी पहले चीज़ें। जी, मतलब बुक पे आने से पहले आपको वॉइस, नरेशन हाँ, और टेंस यूट्यूब से क्लियर कर लेने बिल्कुल। हैं। उसके बाद हाँ, आप बुक पे बिल्कुल। आएँ और अपनी हाँ। प्रैक्टिस करें। हाँ, और न्यूज़पेपर डेली करना है डेली, नहीं तो आगे जाके क्या होता है कि लोग ग्रामर कर लेते हैं बढ़िया से अपना, इडियम्स रट जाते हैं, वर्ड्स रट जाते हैं, ठीक है? फिर आके कहते हैं कि यार मेरा तो पैसेज में ही फँस रहा है, मुझे हाँ, वो जो क्लोज़टेस ही नहीं समझ में अंडरस्टैंडिंग है वो आ रहा है। न्यूज़पेपर से ही आएगी। जी, 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 मुझे पीक्यूआरएस नहीं समझ में आ रहे हैं। पीक्यूआरएस तो फिर भी एक तरीका होता है कि हाँ, चलो यहाँ पे ये चीज़ वर्ड खत्म हो रहा है तो उसके बाद ये होगा, तो वो लोग अंदाज़ा लगा के कर लेते हैं, चीज़ें कुछ पता होती है। लेकिन आपको पैसेज, आपको क्लोज़ टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको बिना न्यूज़पेपर की हेल्प के हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी है, इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है न्यूज़पेपर, आप ये मान के चलो। अच्छा आपने जो वोकैब है, वोकैब के लिए कुछ तरीका मतलब जैसे याद करने के लिए जो वर्ड्स थे, उसका अलग कुछ किया था? हाँ, उसका मैंने किया था। मैं एक्चुअली जब मैं तैयारी करता था उस टाइम पे, जब मैंने आपको बताया ना, तो मैं लीन रहता था ऐसे ही इंग्लिश में, रीज़निंग में। मतलब कि मैं उसको फ़ील करता था पूरा कि मैं कहीं भी रहता था ना, वर्ड्स में यहाँ पे चलते थे वर्ड्स। हाँ, ये पढ़ा था आज, ये वैसे, वो वैसे, वो कहानी ऐसे गई थी, वहाँ पे ये वर्ड्स आया था, उसका मतलब ये था। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसमें कुछ वर्ड आया, उसको मैं सर्च करता था। सर्च करके अगर सर्च करने के मुझे कई बार होता था, सर्च करने के बाद जो डेफ़िनेशन उसका आता था, वही नहीं समझ में आता था। सर्च के लिए जो डेफ़िनेशन आया, उसमें भी कुछ ऐसा वर्ड आ गया, वो वर्ड ही मुझे नहीं पता, फिर उस वर्ड को सर्च करता था। तो 2-3 बार तो मुझे ऐसे ही पूरे भीतर जाना पड़ता था समझने के लिए। फिर भी मैं उसको कभी हिंदी में देख के, कभी हमेशा इंग्लिश में ही सर्च करता था कभी भी। वर्ड को कभी भी सर्च करें तो इंग्लिश में ही करें, और उसका मतलब भी आप इंग्लिश में ही सीखें। ज़्यादा दिक्कत हो इंग्लिश में तो देखिए। हिंदी देखें। हाँ, तो बेसिकली इंग्लिश आपको फ़ील करनी चाहिए, वो एक लैंग्वेज है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश सिर्फ़ एक लैंग्वेज है, जिस दिन आपने उसको फ़ील करना स्टार्ट कर लिया, आप उसकी पूरी वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वर्ड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर किए थे, बहुत किए थे।
एमपी पब्लिकेशन बहुत बढ़िया सोर्स है उसको करने के लिए। आजकल तो पिनेकल की भी बुक आई है, तो प्रीवियस ईयर आप करें, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर एसएससी का, वोकैब के लिए। और मैंने वर्ड पावर मेड इजी, उसको मैं मतलब मैंने उसको तो सपने में भी अपने देखा है, इतना मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल मतलब इग्नोर बहुत ही ना ज़्यादा करें। आप उसको बिल्कुल हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप उसको फील करके पढ़ें, पूरी इंग्लिश को फील करके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये आपकी एक आपने बुक लिस्ट भी बताई है और ये स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब आपकी तरफ से एक बिल्कुल बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बताई गई है। जैसे जी, आपने जिसे फ़ॉलो किया है और आपने एक काफ़ी डिसेंट स्कोर हासिल भी किया है इससे। जी। तो लास्ट में आप कुछ मोटिवेशन के लिए और मतलब अब हम इसको वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, तो आप मतलब कुछ दमदार चीज़ बता दीजिए। अब मोटिवेट तो मुझे तो कैसे करूँ मुझे ये नहीं पता, लेकिन बाकी आपकी जर्नी से बिल्कुल मुझे लगता है कि जितने भी जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी जो जर्नी रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन उन्हें मिला होगा। क्योंकि आप वहाँ से निकल के और आज जहाँ बैठे हैं, एक ये बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं भाई। तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब जो लड़के तेज़ हैं, जिन लड़कों की स्पेलिंग अच्छी है, जो मैं खु कुछ लड़के वैसे होते हैं कि जिनको जो पढ़ाई को कुछ नहीं समझते हैं और उनकी पहले की स्पेलिंग बहुत अच्छी होती है। उनके पढ़ने में भी तरीका उनको पता होता है कैसे करना है, उनको डायरेक्शन भी पता है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, उनकी तो बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो लड़के जो जानते हैं अंदर से कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो जो इसके पास सब चीज़ अवेलेबल है ना, मैं उससे भी ज़्यादा ला सकता हूँ मार्क्स, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। आप सिर्फ़ अपने आप पे भरोसा रखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भरोसा करो, सब कुछ अच्छा नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ये तो क्लियर है। चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं। आपके दुःख से एसएससी को कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी एसएससी डज़न्ट केयर कि आप गरीब हैं, आपको बीमारी है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में ये है, वो दिक्कतें हैं, कुछ नहीं। मेरे टाइम पे कुछ ऐसा टाइम आया था कि मैं सोचता था कि यार एसएससी फिर थोड़ा-सा सोचना चाहिए, गरीब लड़कों के लिए ऐसे-ऐसे ख़्याल ख़्याल करता था। लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भरोसा देके अपना 100% देके आप पढ़ाई करेंगे, तो 100% वो आपको देगी ज़रूर रिज़ल्ट। ये मैंने खुद के लाइफ़ में देखा है और ज़रूरत से ज़्यादा देगी, ज़रूरत से ज़्यादा देगी। आपको फिर भरोसा नहीं होगा, पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी आपके कि वाक़ई में किसी ने कहा था कि हाँ, मिलता है। तो एक सही वे में 100% दें अपना और खुद पे भरोसा तो बिल्कुल रखना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। बस यही है। तो धन्यवाद आपका आज हमारे साथ थैंक जुड़ने के यू। लिए और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एक मोटिवेशन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे-धीरे